Okay, fine. So let's imagine a container जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स, राइट? वो गैस एटम से भी बना हो सकता है या मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है. इज दैट क्लियर? अच्छा, हमको ये पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में या गैस एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं? वेरी वेरी वीक, राइट? राइट, सो दैट इज द रीज़न हम गैस को जिस कंटेनर में रखेंगे वो पूरे कंटेनर को क्या कर लेते, ऑक्यूपाई कर लेते, बिकॉज चारों तरफ जा सकता. इज दैट क्लियर? सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतना टाइटली पकड़ के रखता है कि लोग निकल के जा नहीं पाते, लेकिन गैसेस में क्या हो जाएगा, दे विल मूव अराउंड एंड दे विल ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस. इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके. सो गैसेस का ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, सब लोगों ने सुना है. गैसेस दे एक्सर्ट प्रेशर, उनके पास खुद का वॉल्यूम होता है, राइट? एंड उनका एक टेम्परेचर भी होता है. इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. इन सबको ना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है. मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे. गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, गैस का टेम्परेचर, बात समझ में आया? गैस का वॉल्यूम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है इसको. इज दैट क्लियर? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने तुमको बताया, प्रेशर के बारे में बताया, वॉल्यूम के बारे में बताया, टेम्परेचर के बारे में बताया, इसके पीछे का जो रीजन्स है, उसके पीछे का जो रीजन्स है, द रीज़न इज ऑल बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर इसका रीज़न ढूंढा जाए कि गैस क्यों प्रेशर एक्सर्ट करता है, गैस के पास कैसे टेम्परेचर आता है, गैस किस तरीके से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसका सारा रीजन्स, उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स या गैस एटम्स या गैस मॉलिक्यूल्स. इज दैट क्लियर? तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम ये जो गैस के मूवमेंट है, गैस का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, उनका जो वेलोसिटी है, उनका जो मोमेंटम है, इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. राइट? एटॉमिक लेवल पे एटम्स का वेलोसिटीज, एटम्स का स्पीड, एटम्स का मोमेंटम, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. और मैंने क्या कहा, यही वो प्रॉपर्टीज है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं. बात समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं. क्या मॉडल बनाना चाहते हैं? एक गैस का मॉडल बनाना चाहते हैं जिससे हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हाउ आर दे कनेक्टेड टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका एस्टैब्लिश करेंगे. इज दैट क्लियर? इस चैप्टर का मोटिव समझ में आया? इस चैप्टर का मोटिव क्या है? और एक बार, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, पर इनका रीजन क्या है, मोशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनका स्पीड, उनका वेलोसिटी, उनका मोमेंटम, उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो किस तरीके से एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, वो हम स्टडी करेंगे. उसके लिए हम एक मॉलिकुलर मॉडल डेवलप करेंगे. क्या डेवलप करेंगे? मॉलिकुलर मॉडल. उसी के थ्योरीज को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इज दैट क्लियर? समझ में आया? एक बात को तुमको ये समझना है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर स्टडी करना है तो हमको एजम्पशंस लेना पड़ेगा. डू यू एग्री विद दिस? इतने छोटे स्केल में जाके अगर डिस्कशन करना है, हमको एजम्पशंस लेना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? नहीं तो यार हर एक एटम का वेलोसिटी अलग होगा, है ना, हर एक एटम का डायरेक्शन अलग होगा, तुम कैसे स्टडी करोगे? इस लेवल पे स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या लेंगे, एक सिंप्लीफाइड मॉडल लेंगे, कुछ एजम्पशंस लेंगे जो हमारे कहानी को क्या कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? उन एजम्पशंस को हम क्या कहते हैं, एजम्पशंस ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है? इन एजम्पशंस को लेके हम आगे बढ़ेंगे. हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है. बोलो यहाँ तक समझ में आया? और एक बार, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. What are the causes of these properties? It is the motion of the atoms and molecules, right? So why are we going to talk about assumptions? Because at the microscopic level, it is never possible to analyze it to the true movement of the atoms and molecules. कभी भी possible नहीं है. तो हम कुछ assumptions लेके इसको study करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले हम assumptions को लेके study करेंगे. The first assumption is that गैस में जितने सारे molecules हैं ना, ये जितने सारे atoms हैं, सबको हम कैसे मानेंगे? Point sized particles मानेंगे. क्या मानेंगे? पॉइंट साइज पार्टिकल्स. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? अच्छा, अगर मैं सारे गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को, सारे गैस मॉलिक्यूल्स के सेल्फ वॉल्यूम को,
सेल्फ मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अलग चीज़ होता है, सेल्फ वॉल्यूम अलग चीज़ होता है। बोलो ये मतलब समझ में आता है नहीं आता? मतलब सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को अगर मैं ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नेग्लिजिबल, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। मतलब इस रूम में अगर मैं गैस छोड़ दूं उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ द रूम। पर हर एक एटम या मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को अगर मैं लेता हूं और उनको इंडिविजुअली ऐड करता हूं, जो सेल्फ वॉल्यूम निकलेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही छोटा होगा एज कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, दैट विल बी नेग्लिजिबल, राइट। ये सारे मेरे नोट्स में तुमको दे दूंगा नोट्स, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंडली हम ये मानेंगे कि जितने सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ना, दे आर स्पेरिकल, पॉइंट साइज स्पेरिकल, एंड दे आर रिजिड। रिजिड समझ में आता है? ये टकराने के बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता उस कोलिशन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिशन। समझ में आया? दे आर पॉइंट साइज्ड स्पेरिकल रिजिड बॉडीज which will perform elastic collisions. Is that clear? पक्का समझ में आया? ओके। थर्ड हम ये मानेंगे that molecules or the atoms of a gas will always move in a straight line. हमेशा हम क्या मानेंगे? हमेशा सीधा मूव करेगा, जैसे कर्व में मूव नहीं करेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल कब मूव कर सकता है? जब उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो वो बेंड हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल में नहीं होता था, तुमने फेंका तो सीधा था लेकिन बेंड हो जाता है क्योंकि अर्थ उसको अपने तरफ खींचता है। और एक एजम्पशन इस कहानी का ये एजम्पशन है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर व्हाट? नेग्लिजिबल, राइट। दैट इज द रीजन वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर पा रहा है, क्योंकि अगर पास का मॉलिक्यूल खींच लेगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने क्या माना है? नेग्लिजिबल माना है। बात समझ में आया? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? दे आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगा कि अभी एक बात को समझो कि अगर तुम्हारे पास एक गैसियस सैंपल है, उसमें बहुत सारे एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, सबके पास वेलोसिटीज़ है, बोला था ना, ये बोला था नहीं बोला था? दैट दे व्हेन दे आगे जाकर और एक बार आएगा कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है उसके पास थर्मल एनर्जी होता है। क्या एनर्जी होता है? थर्मल एनर्जी, एंड दैट इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे? रैंडमली मूव कर रहे होंगे, इधर उधर, राइट। द मोशन इज व्हाट? कंप्लीटली रैंडम, करेक्ट। सो इफ अगर मैं इस क्लासरूम को अपना कंटेनर मानता हूँ और तुम लोगों को गैसियस मॉलिक्यूल्स मानता हूँ, तो इसका V1 वेक्टर होगा, इसका V2, इसका V3, इसका V4, इसका V5, और हर एक का V का वैल्यू क्या होगा? अलग होगा। रियलिटी में इसका मतलब नहीं है कि मैं ये मान के एनालिसिस करूँगा, अपने मैथमेटिक्स में मैं एजम्पशंस लगा दूंगा। बात समझ में आया? और सबका डायरेक्शन क्या होगा? रैंडम डायरेक्शन होगा। मतलब अगर ये हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है, इसके लिए एक्स डायरेक्शन जैसा दिख रहा है, वाई डायरेक्शन भी वैसा ही दिखेगा और जेड डायरेक्शन भी वैसा ही दिखेगा। और गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं सर एक्स वाले में ज़्यादा क्राउडिंग है एक्स वाले डायरेक्शन में, वाई वाले डायरेक्शन में क्राउडिंग कम है, जेड वाले डायरेक्शन में एवरेज क्राउडिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्राउडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है। हम क्या मानेंगे? आइडियल कंडीशन मानेंगे। हम मानेंगे कि सारे डायरेक्शंस आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? सेम। मतलब कोई मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में उसको जैसा पिक्चर दिखेगा, जैसा सीनरी दिखेगा, वाई डायरेक्शन में भी वैसा ही सीनरी दिखेगा, और जेड डायरेक्शन में भी वैसा ही सीनरी दिखेगा। बात समझ में मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? तो ऐसे केस में अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द सैंपल, क्या बोला मैंने? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द सैंपल। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते? सिंपल है ना, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसका जवाब 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? कम ऑन, बिकॉज हमने सारे वेलोसिटीज को क्या माना? रैंडम माना है। बात को समझो। अगर तुम कहते हो नहीं सर 0 नहीं होगा, कुछ रिजल्टेंट आएगा, एक बार ये सोच के देखो तो कौन से केस में रिजल्टेंट आएगा? जब एक बहुत बड़े ग्रुप के वेलोसिटीज का डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेवर करे। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? रिजल्टेंट तभी आएगा कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत लोगों का
वेलोसिटीज पॉइंट कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? पक्का? प्रवाल को समझ में नहीं आया? फिर से कह रहा हूँ कि ज़ीरो बोला ना मैंने, अगर तुमको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सोचो कि अगर ज़ीरो नहीं है, कुछ अगर एवरेज वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स की तरफ वी वेक्टर, वाई की तरफ वी वेक्टर, एक्स डैश की तरफ वी वेक्टर, बात समझ में आया? वाई की तरफ वी वेक्टर, वाई डैश की तरफ वी डैश वेक्टर, जेड की तरफ वी वेक्टर, जेड डैश की तरफ वी डैश वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ज़ीरो। अगर तुम बोलते हो सर रिजल्टेंट है, इसका मतलब क्या है? किसी एक डायरेक्शन में वी फॉर एग्जाम्पल विल बी पॉइंटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। समझ में आया? इज दैट क्लियर? किसी एक डायरेक्शन में फेवरिज्म आ जाएगा। फेवरिज्म समझ में आ रहा है? मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल हैव वेलोसिटी अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, तभी जाके ना रिजल्टेंट आएगा। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि सारे डायरेक्शंस कैसे हैं? आइसोट्रोपिक। क्या बोला था? सारे डायरेक्शंस क्या मानेंगे हम? आइसोट्रोपिक मानेंगे, कि हर एक डायरेक्शन दिखने में कैसा होगा? एग्जैक्टली सेम। नमन, हर एक डायरेक्शन कैसा होगा दिखने में? एग्जैक्टली सेम। इज दैट क्लियर? तो किसी डायरेक्शन में फेवरिज्म आएगा क्या? राइट, बाय लॉजिक। एक्स की तरफ जितने सारे कंपोनेंट्स होंगे, वाई की तरफ भी उतने ही कंपोनेंट्स होंगे। सॉरी, एक्स की तरफ जितने कंपोनेंट्स होंगे, एक्स डैश की तरफ उतने ही होंगे, वाई की तरफ जितने होंगे, वाई डैश की तरफ, बिकॉज मैं एक आइडियल मॉलिकुलर वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ। समझ में आया? जहाँ पर मैंने ये जस्टिफाई कर दिया कि सारा मोशंस कैसा है? रैंडम। सारे डायरेक्शंस कैसे? आइसोट्रोपिक। तो रैंडम मोशन अगर होता है, उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? ज़ीरो। अरे भाई, एक तुम्हारे सर में एक झुंड ऑफ मस्क्यूटोस है, एग्जाम्पल दिया था पहले। सारा शाम खेलने के बाद जब हम कहीं पर खड़े होते हैं ना, तो सर के ऊपर एक झुंड ऑफ मस्क्यूटोस होता है। इज दैट क्लियर? तो तुम अगर खड़े हुए हो तो पूरा ग्रुप भी तुम्हारे सर के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है। मतलब मॉस्क्यूटोस चुपचाप बैठे हुए नहीं, वो ग्रुप तुम्हारे सर के ऊपर बैठा हुआ है। इज दैट क्लियर? अच्छा, उस ग्रुप में क्या मॉस्क्यूटोस भी चुपचाप बैठे हुए हैं क्या? ऑल आर मूविंग रैंडमली, ऑल आर मूविंग रैंडमली। बट इफ यू टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज इक्वल टू व्हाट? ज़ीरो, बिकॉज पूरा ग्रुप जो है वो कहीं पर मूव नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसा केस इमेजिन करो अपने दिमाग में कि सारे मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं, राइट? ऑल द वेलोसिटीज आर पॉइंटिंग इन द रैंडम डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ऐसे रैंडम डायरेक्शन वाले वेलोसिटीज को ऐड करूँ, उनका रिजल्टेंट निकालूँ, उनका एवरेज हमेशा क्या आएगा? उनका एवरेज हमेशा ज़ीरो ही आएगा। बात को समझो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ एजम्पशंस ले रहे हैं ताकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के डिस्कशन को सिंपल बना पाए, अचीवेबल कर पाए इस डिस्कशन को। समझ में आया? तो एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और हमेशा आगे जाके ये केस फिर से आएगा, अगर तुम्हारे वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट्स रैंडमली ओरिएंटेड है, उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? उनका रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो आएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड लेकिन निकाल सकते, वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, लेकिन एवरेज स्पीड निकाल सकते, बिकॉज स्पीड में तो डायरेक्शन का लोचा है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो एवरेज स्पीड हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, और एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है। देखो, गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को स्टडी करने के लिए हम वेलोसिटीज डिफाइन कर रहे हैं, राइट? एवरेज वेलोसिटीज, बिकॉज जब सबका वेलोसिटीज अलग अलग है तब एवरेज निकालना पड़ता है। हाँ, ये ना, क्रिकेट में एवरेज क्यों निकालते हो? बिकॉज हर एक ओवर में सेम रन स्कोर नहीं होता, फील लेने के लिए नहीं। चलो ठीक है, पर ओवर का एवरेज रन रेट क्या है? अगर हर ओवर में 6 रन से स्कोर होता तो वो एवरेज को लेकर बात करता क्या? क्योंकि एवरेज भी क्या आता है? 6 ही आता है। एवरेज का नेसेसिटी कब आता है? जब यूनिफॉर्म नहीं है वैल्यूज। इज दैट क्लियर? एंड डेफिनेटली हम जिस केस को लेकर स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर वेलोसिटीज हर एक पार्टिकल का सेम नहीं होगा। सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जाके कोलाइड करेगा, कोलिशंस के बाद क्या होगा? वेलोसिटी बदल जाएगा। वही पार्टिकल्स जाके फिर से वॉल्स के साथ भी, कंटेनर के वॉल्स के साथ भी क्या करेगा? कोलाइड करेगा। उनका वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? सो दैट इज द रीजन हम गैस मॉलिक्यूल्स या गैस एटम्स के मोशन को कैरेक्टराइज करने के लिए कुछ वेलोसिटीज डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमको पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आएगा। एवरेज स्पीड तो हम निकाल सकते हैं, राइट? एक गैस मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन क्या है बाद में जाके बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना? अभी सिर्फ वो टर्म्स जान के रखो। और एक स्पीड हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS।
क्या बोलते हैं इसको? कभी सुना है इसके बारे में आरएमएस? अच्छा सुना है। अच्छा जब इसको निकालोगे ठीक उसको उल्टा करना है, रूट मीन स्क्वायर। चालू कहाँ से करना है? स्क्वायर से करना है। किसको स्क्वायर करना है? वेलोसिटी निकालना सकते हो। पहले हम क्या करेंगे? वेलोसिटी इसको स्क्वायर करेंगे। तो हमने किया उल्टा, स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, कहाँ तक? vn स्क्वायर तक। फिर क्या बोलता है ये? तो हमने डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? n कर दिया। फिर क्या बोला ये इसने? रूट लो, तो ये रूट ले लिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? RMS। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएगा हर एक फॉर्मूला में, VRMS। इसको लिखना कैसे पड़ता? उल्टा पढ़ के लिखना पड़ता, रूट मीन स्क्वायर। एग्जैक्टली। ये कोई एजम्पशन नहीं है, ये जस्ट मैं कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटीज, उनके मोशन को कैरेक्टराइज करने के लिए जो वेलोसिटीज हम डिफाइन करते हैं उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। और एक होता है, और एक भी होता है जिसको मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या बोलते हैं हम? VMP। ये क्या होता है भाई? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल लैंग्वेज में ध्यान दो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट। लेट अस से 10 पार्टिकल्स। कितने सारे पार्टिकल्स है? 10। पहला दो 1 1 स्पीड उनका, सेकंड वाले का 2 2 2 2, राइट। कितना हो गया? 4 5 6 7, है ना। और ऐसा कुछ स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ 10 मॉलिक्यूल्स लिया हमने, क्या इमेजिन किया है? कंटेनर है, उसके अंदर कितने सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं? 10। पहला दो का 1 1, बाकी चारों का 2 2 2, फिर 3 फिर 4 4 फिर 10। तो इस सैंपल का अगर तुमको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा जाए, इसका मतलब क्या है? उस पूरे सैंपल में यू नीड टू टेल दैट स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसका आंसर क्या होगा? इन दिस केस 2। वेरी सिंपल। नमान खड़ा हो जा, हट, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी अभी, टाइम वेस्ट मत कर, टाइम वेस्ट मत कर, खड़ा हो जल्दी जल्दी, इसको पॉज कर। ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। ऐसा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिशंस। ध्यान देना, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे के साथ जाके टकराएगा। इसमें 2 टाइम है, पहला ये जाके फिर इसके साथ टकराया, फिर नेक्स्ट जाके किसी और के साथ टकराएगा, राइट। सो देयर इज अ टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिशंस। ये यहाँ से यहाँ जाके टकराएगा तो कुछ एक टाइम स्लॉट होगा, उसके बाद जाके किसी और के साथ टकराएगा तो कुछ और टाइम स्लॉट होगा। तो हम ये मानेंगे कि ड्यूरिंग कोलिशन व्हेन दे कोलाइड, द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच दे स्टे इन कॉन्टैक्ट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिशंस। समझ में आया? एक कोलिशन से लेकर नेक्स्ट कोलिशन के बीच का जो टाइम है, उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो कोलिशन करते वक्त जो टाइम के लिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में रहते हैं, वो टाइम जो है वो टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल है। बात समझ में आने का? इज दैट क्लियर? अच्छा, बात को समझो। ये जो जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सारे के सारे कोलाइड करते रहते हैं, सारे के सारे क्या है? इलास्टिक कोलिशंस करते रहते हैं, राइट। और मैंने तुमको कोलिशन के चैप्टर में समझाया था कि स्पेशली इलास्टिक कोलिशन के केस में अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमूवेबल ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी इलास्टिक कोलिशन करता है उसके साथ, अगर उसको v स्पीड से हिट करता है तो कितने स्पीड से रिटर्न आएगा? v स्पीड से ही रिटर्न आएगा। वेलोसिटी बदल चुका है उसका। अगर इस वेलोसिटी को -v बोलूँ तो इसको मैं +v बोलूँगा। मोमेंटम भी बहुत खतरनाक चेंज हुआ है, 2 mv का मोमेंटम चेंज हुआ है। बहुत लोग 0 बोलते हो, 0 होगा क्या मोमेंटम चेंज? मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तुमको डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। इसको अगर -mv बोलोगे, इसको +mv बोलोगे, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस ऑफ -mv, 2mv आ जाएगा, राइट। तो मोमेंटम कब चेंज होता है? न्यूटन भैया ने क्या बोला था? फोर्स कॉजेज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। F = dp/dt। अगर फोर्स लगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। डेफिनेटली उस पार्टिकल पे तो फोर्स लगा होगा, बिकॉज वो जाके जब वाल को हिट करेगा तो वाल उस पर फोर्स लगाएगा, and that force is responsible for changing this momentum. And by Newton's third law, अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाए, वो मॉलिक्यूल भी वॉल पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और वही फोर्स का जो रिजल्टेंट है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का कहानी बताया मैंने, ऐसे तो इन्यूमरेबल मॉलिक्यूल्स होगा जो जाके वॉल को टकरा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो उन सारे फोर्सेस को ऐड करके जो
एरिया से डिवाइड करके जो वैल्यू आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, राइट। सो प्रेशर का रीज़न क्या है, ये जितने सारे जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल जाके हमारे कंटेनर के वेसल्स के सरफेस के साथ जो टकराता है उसी के कारण प्रेशर क्रिएट होता है। बात समझ में आने क्या कहा, इज दैट क्लियर? ओके। एंड देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स बोल दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड द डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। कहीं पर भी क्राउडिंग ज़्यादा नहीं होगा, हर जगह डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस आर द अजम्पशंस। याद रहेगा ये चीज़, ये वेलोसिटी अजम्पशंस नहीं है, लेकिन ये तो मैंने बस बताया कि कैसे कैसे टाइप ऑफ वेलोसिटीज के साथ तुमको डील करना पड़ेगा, बाकी सब मैंने अजम्पशंस बताया, ठीक है।